मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज आपको ग्रामर विषय पढ़ रहा हूँ और ग्रामर में आज का विषय है समास। आपकी ग्रामर किताब में विषय नंबर 2 है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे। ये विषय, ये पाठ में कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं और किस प्रकार इसका उत्तर लिखा जाता है, इस संबंध में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले सवाल जो परीक्षा में आता है, समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझिए। समास में, संज्ञा में, क्रिया में, काल में, किसी में उदाहरण लिखना जरूरी है, चाहे सवाल में हो या ना हो। सवाल समास किसे कहते हैं ऐसा है, तब भी उसमें आप उदाहरण को लिखिए, ये नियम। तो पहला सवाल आता है परीक्षा में, समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। समस्त पद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। समास विग्रह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। समास के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। फिर अंत में द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा सवाल भी आता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर होगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर दोनों पद के बीच में और, तथा, अथवा या योजक जो शब्द लगते हैं वह द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। गुरु शिष्य विग्रह करो, गुरु और शिष्य हैं। तो इस प्रकार। अच्छा, दूसरा और सवाल यानी आता है परीक्षा में, किस समास में या जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद में कोई प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद में कोई प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और एक ऐसा सवाल भी आता है, किस समास में उपमेय और उपमान का संबंध होता है? उत्तर होगा, कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। यानी परिभाषा को लेकर भी सवाल आते हैं। तो आप जब समास पढ़ रहे हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ें कि किस समास की क्या परिभाषा है, परिभाषा को भी ध्यान में रखना है। तो दो या समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है उसे, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे भाई और बहन, भाई और ये दो शब्द हैं, इनका बीच में, दोनों के बीच में संबंध है, इसका समास रूप बनेगा भाई बहन।
समास से अर्थ है संक्षेप करने की प्रक्रिया। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का मेल करना, उनको संक्षिप्त करना समास कहलाता है। समझ में? तो घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार बन जाएगा घुड़सवार। क्या बन जाएगा? घुड़सवार। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये रसोई घर जो बना ये समास है। समझ में? और समास की क्या परिभाषा बताई हमने? परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक शब्दों का मेल करके उन्हें संक्षिप्त करना समास कहलाता है। शब्दों के मेल से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ये जो बना है रसोई के लिए घर, शब्दों को मिलकर एक शब्द बना रसोई घर, तो ये रसोई घर जो होगा वो समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे विद्यालय है, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। तो विद्यालय का समास विग्रह किया। विद्यालय समस्त पद है, समस्त पद का तो हम अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो विद्यालय का शब्द को अलग अलग करने का क्या होगा? कैसे बनेगा ये विग्रह? समास विग्रह बनेगा विद्या के लिए आलय। तो ये विद्या के लिए जो आलय है वो समास विग्रह कहलाता है। तो पहले हमने आपको बताया समास किसे कहते हैं, फिर हमने आपको बताया समस्त पद किसे कहते हैं, और अभी हम आपको बताएं समास विग्रह किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द के मेल से नया शब्द बनता है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद बोलते हैं। समस्त पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे माता पिता, ये एक समस्त पद है, इसको विग्रह करेंगे माता और पिता, माता और पिता समास विग्रह कहलाएगा। तो समास बनाने के लिए कम से कम दो पद होने आवश्यक है। समास बनने पर बीच की विभक्तियां जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। समास में प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। अब बता रहे हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद हैं समास के? 6 भेद होते हैं। उनका नाम हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास,
तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। छठा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। परीक्षा में सवाल आते हैं, परीक्षा में सवाल आता है। क्या सवाल आता है? समास के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए, ऐसा सवाल आता है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। इसको बोलना और इसको लिखना भी आपको आना चाहिए। कैसे लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या है, ये भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपके पास स्कूल की तरफ से ग्रामर किताब दी गई है, उसको खोलिए, पढ़िए और रफ कॉपी में समास चैप्टर को लिखने का अभ्यास कीजिए। जैसे समास किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखिए। समस्त पद किसे कहते हैं, इसका भी उत्तर लिखिए। समास विग्रह किसे कहते हैं, इसका भी उत्तर लिखिए। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये अभ्यास करना पड़ेगा। नोटबुक में, रफ बुक में ऐसा अभ्यास काम कीजिए। ग्रामर में अभ्यास करते हैं, लिखने का अभ्यास करते हैं, पढ़ने का अभ्यास करते हैं, तब परीक्षा में आप लिख सकते हैं। जैसे मैथ्स को समझ जाते हैं, समझने के बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आप बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब तो वो बनता है ना। वैसा हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया के ग्रामर में भी आपको अभ्यास कार्य करना पड़ेगा, तब आप लिख सकते हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि CBSE ने इस साल आपको उड़िया साहित्य, उड़िया ML पढ़ने का भी मौका दिया है। आप या तो हिंदी ML लेकर पढ़ सकते हैं या उड़िया ML भी लेकर पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। 2 में से एक विषय आपको चुनना है। जो विषय आप उड़िया साहित्य लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, सुनील सर से संपर्क कीजिए और बताइए कि आप उड़िया साहित्य लेकर पढ़ना चाहिए। और यदि आप हिंदी लेकर पढ़ना चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क करें और हमें बताएं, सूचित करें कि आप हिंदी विषय लेकर पढ़ना चाहते हैं। तो साहित्य MIL 2 में से एक पढ़ना है, या तो उड़िया पढ़ें या हिंदी पढ़ें। जो भी विषय आपको पढ़ना है उसकी सूचना तत्काल हमें दीजिए। अच्छा, अब हम आपको पहला समास, अवयवी भाव समास किसे कहते हैं ये बता रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसको देखिए। जिस समास में पहला पद अवयव होता है और वह प्रधान भी होता है, वह अवयवी भाव समास कहलाता है। जिस पद में पहला पद, जिस समास में पहला पद, पूर्व पद अवयव होता है या प्रधान होता है और उसके योग से समस्त पद भी अवयव बन जाते हैं, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, ये समस्त पद है, ये क्या है, समस्त पद। इसका विग्रह करेंगे, विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये इसका विग्रह है, इसको विग्रह है। दूसरा है
आजन्म समस्त पद है, आजन्म यानी जन्म से लेकर, कानो कान, एक कान से दूसरे कान है। और उदाहरण देखें, यथा संभव, जितना संभव, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, भर पेट, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में, रात ही रात में। तो हम यहाँ इस उदाहरण में क्या देखें कि इस समास में पहला पद अवयव है, पहला पद प्रधान है, इसलिए यह क्या है, यह अवयवी भाव समास, समझ में, इसको अवयवी भाव समास कहते हैं। अच्छा, अब हम आपको दूसरा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दूसरा तत्पुरुष समास। ये क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए हम आपको क्या क्या बताने जा रहे हैं, उसको समझने के पहले हम बता रहे हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं उसको पहले बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, उसके और उदाहरण के बारे में भी बताएंगे। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे बता रहे हैं पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। इसमें देखो कि जो शाला ये उत्तर पद और ये प्रधान है, इसको ऐसा अगर हम छिपा दें पाठ, ये अधूरा लगता है। जब शाला जुड़ जाता है तो ये पूरा अर्थ देने लगता है और इसका विग्रह बनता है पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। शाला मतलब घर, समझ में? तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके विग्रह में कर्ता व संबोधन छोड़कर अन्य सभी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे शरणागत, शरण के लिए आगत, शरण को आगत, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, विभक्तियां, कारक विभक्तियां सब लगी है ना। हाँ, तो विग्रह जब करेंगे तो कारक की सारी विभक्तियां इसमें लगती हैं। गंगा जल, गंगा का जल, रेखांकित, रेखा से अंकित, ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। तो तत्पुरुष समास में बहुत सारे और उदाहरण भी हैं जो विस्तार से दिए गए हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास में परलोक गमन, परलोक को गमन। करण तत्पुरुष समास में हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। संप्रदान तत्पुरुष में देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपदान तत्पुरुष में जन्मांध, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष में राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का भवन। अधिकरण में, अधिकरण तत्पुरुष में घुड़सवार, घोड़े का सवार। तो तत्पुरुष समास के कुछ भेद भी हैं, कुछ प्रकार भी हैं। और जैसे कि अभी हमने बताया कि तत्पुरुष समास में करण तत्पुरुष समास भी होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास भी होता है। करण तत्पुरुष समास में देखें हस्तलिखित, हाथ से लिखित या हाथ से लिखित। संप्रदान में देखिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपदान में देखिए धनहीन, धन से हीन। संबंध तत्पुरुष में देखिए
राजकुमार, राजा का कुमार। अधिकरण में देखिए दानवीर, दान में वीर। वनवास, वन में वास। तो ये है तत्पुरुष समास। आप तीसरा बता रहे हैं आपको कर्मधारय समास। तीसरा है इसमें कर्मधारय समास। हम बता रहे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, पहले ये जानिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उसके बाद उसका उदाहरण भी हम आपको। जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होते हैं, या उपमेय मान का संबंध होता है। दोनों बातें समझ में आए, ध्यान दो थोड़ा सा। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे नीलकमल, नीलकमल का विग्रह देखिए। नीला है जो कमल, नीला है जो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। इसमें देखिए नील यानी नीला विशेषण, पूर्व पद विशेषण। क्या नीला? कमल नीला विशेष, इसकी विशेषता तो पता है। नीला शब्द किसकी विशेषता होती है? कमल की होता है। तो वे विशेष, तो कर्मधारय समास में क्या होता है? पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, तब उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। ये उपमान है, उपमान। समझ में? तो इस प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, नील गाय, नीली है जो गाय। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। भला मानस है, भला है जो मानस। तो लाल टोपी में देखो लाल विशेषण और टोपी विशेष्य है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? विशेषण और विशेष्य का संबंध। नील गाय में देखो नील जो, नीली जो है, नीली है जो गाय, तो नीली शब्द क्या विशेषण है और गाय क्या विशेष्य है। तो भला मानस में भला है जो मानस, यानी भला विशेषण है, मानस विशेष्य है। तो इस प्रकार इस उदाहरण में हम विशेषण और विशेष्य का संबंध देखते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और विशेष्य हो और उत्तर पद विशेष्य, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अब उपमान और उपमेय को देखिए। इसका उदाहरण देखिए, चंद्रमुक्त, चंद्र, इसका विग्रह करेंगे। सबसे पहले हम विग्रह करेंगे। चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख है। तो अब देखिए इसमें
जो चंद्र है वो उपमान है। चंद्र जो है उपमान, चंद्र, और मुख जो है उपमेय, मुख उपमेय। उसी प्रकार देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन, तो कमल जो है वो क्या है, उपमान है, और नयन जो है उपमेय है। तो यह कर्मधारय समास है। अब हम आपको बता रहे हैं द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची का मतलब होता है जो संख्या के बारे में हमको सूचना देता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, जिस समास पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण, जिस समास पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, विग्रह होगा चार राहों का समूह, चार राहों का समूह चौराहा, तीन रंगों का समूह तिरंगा, दो पहरों का समय दोपहर, नौ ग्रहों का समय समूह नवग्रह, चार मासों का समूह चौमासा। तो ये सब इनके पूर्व पद जो हैं वो संख्यावाची विशेषण है, इसलिए यह द्विगु समास है। तो परीक्षा में ऐसा आता है, क्या सवाल आता है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंच तत्व यानी पांच तत्व, त्रिकोण तीन कोणों का समूह, चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार, त्रिफला तीन फलों का समूह। तो इसके बाद हम आपको बता रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं उसको समझिए। द्वंद्व यानी दोनों, द्वंद्व मतलब दोनों, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, बहुत सरल है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सुख दुख, इसमें दोनों पद प्रधान है। इसका विग्रह करेंगे सुख और दुख, सुख और समझ रहे हैं? हाँ। सीताराम, सीता और राम, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, हार जीत, हार या जीत, उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। तो द्वंद्व समास में हमने देखा कि दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और, तथा, अथवा या योजक जुड़ जाते हैं। द्वंद्व समास की पहचान क्या है? देखो,
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में क्या क्या जुड़ता है? और शब्द जुड़ता है, तथा, अथवा या शब्द जुड़ता है। जैसे गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, इसमें और जुड़ा है ना दो शब्दों के बीच में। हाँ, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, यहाँ पर या जुड़ा है। तो इस प्रकार द्वंद्व समास में विग्रह करने पर क्या हो जाता है? दोनों पदों के बीच में और, या, तथा, अथवा शब्द, योजक शब्द जुड़ जाते हैं। तो ये है द्वंद्व समास। अब हम आपको लास्ट बता रहे हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास है जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद में कोई प्रधान नहीं होता। जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद में कोई प्रधान नहीं होता, यानी दोनों पद में कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद में कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, इसका विग्रह करेंगे तो होगा तीन नेत्रों वाला। तीन नेत्रों वाला कौन है? भगवान शंकर, समझे? तो इसमें हम क्या दिख रहे हैं? ना तो पूर्व पद प्रधान है, ना उत्तर पद प्रधान है, बल्कि अन्य पद प्रधान है। तीन नेत्रों वाला कौन है? भगवान शंकर है। जिस समास में दोनों पद में कोई प्रधान नहीं होता और अन्य पद जिसमें प्रधान होता है, वह क्या कहलाता है? वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे देखो, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। पीतांबर, पीला है वस्त्र पीले हैं वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, भगवान शंकर। पंकज, पंख यानी कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में जन्मा है न कमल। तो यहाँ पर वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती। तो यहाँ हम क्या देखें? इस समास में दोनों पद में कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद में कोई प्रधान ना हो, बल्कि अन्य पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज आपको समास के बारे में बताया है। तो पूरा लेसन समाप्त हुआ है। आपको क्या पढ़ना है? समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, सारे समास की परिभाषा क्या है, यानी अब अविभाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। ऐसे सभी समास की परिभाषा और उदाहरण पढ़ना है और लिखना है। परीक्षा में आता है कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको इस प्रकार लिखना है। तो कल फिर हम एक नए विषय को लेकर आपके क्लास में फिर हाजिर होंगे। आप पढ़ते रहिए और लिखने का काम भी जारी रखिए। ग्रामर में प्रश्न उत्तर लिखना है, प्रोस पोट्री का भी प्रश्न उत्तर लिखना है। जो जो हमने पढ़ा दिया है, जो जो कोर्स में हमने सब आपको पढ़ा दिया है, सबको पढ़ो और लिखो। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। पढ़ाई का काम, पढ़ाई का सिलसिला हमारे साथ करते रहिए। समय का सदुपयोग कीजिए। इस समय आपका घर आपका विद्यालय है। जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आपको घर में पढ़ना है और लिखना है। पढ़ने और लिखने का काम घर पर कीजिए।
जैसे स्कूल खुलेगा हम आपकी नोटबुक को जांच करेंगे, हम आपसे सारे सवाल पूछेंगे, प्रश्न उत्तर होगा। जो प्रश्न का उत्तर देते हैं ठीक है, कोई प्रश्न अगर का उत्तर आप नहीं दे पा रहे तो हम उसका उत्तर आपको बताएंगे। तो आप अभी भी कुछ सवाल पूछना चाहें तो हमसे 7894945066 पर हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ पढ़ाई में इस प्रकार जुड़े रहिए। ओके, नमस्कार।